दूसरा रास्ता अवश्य ही खो देता है। आज हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही कारण था कि सुधाकर सर के सिर्फ एक आह्वान पर हम सब एकत्रित हो गए। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोग बहुत उत्साह और जोश के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी न केवल हिंदी बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं के उन्नयन के प्रति कटिबद्ध संस्था है। और आज हमारे द्वारा जो परिचर्चा आयोजित की गई है, उसमें सबसे जो अहम मुद्दा है वह है हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका, जिसका जो संथाली भाषा पर आधारित थी। और उसमें संथाल जो है संथाली लोग हैं, उन लोगों के ऊपर जितना अच्छे से विस्तृत रूप से कहा गया, उसके ऊपर परिचर्चा यहाँ आयोजित की गई। तो अब मैं इसको प्रारंभ करने के लिए इस परिचर्चा को गति देते हुए मैं शकुन मित्तल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती कुमुद शर्मा जी और राकेश मिश्र जी व अवनीश कुमार जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सब लोगों को दें। शकुन मित्तल जी। धन्यवाद सोनिया जी। हिंदुस्तानी भाषा भारती त्रैमासिक पत्रिका के संथाली भाषा विशेषांक के लोकार्पण एवं परिचर्चा में ऑनलाइन सहभागिता के लिए यहाँ एकत्रित हुए और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस विशिष्ट अवसर पर हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आदरणीय श्री राकेश मिश्र जी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वैसे तो आप दोनों के ही महान व्यक्तित्व किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपेक्षा ही नहीं रखते, पर औपचारिकता का निर्वाह करते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी वरिष्ठ समीक्षक, मीडिया विश्लेषक, अनुवादक, संपादक एवं लेखिका होने के साथ ही एमए में 3 बार स्वर्ण पदक प्राप्त करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला चर्चित नाम है। आप दूरदर्शन और आकाशवाणी की जानी मानी विद्वान वक्ता और भारतीय साहित्यकार संगठन की महामंत्री भी हैं। पूर्व में आप प्रसार भारती बोर्ड की लिटरेरी कोर्स समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साहित्य एवं मीडिया के उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको साहित्य श्री सम्मान, प्रेमचंद रचनात्मक लेखन पुरस्कार और 2 बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर कार्यरत होने के साथ साथ निदेशक के रूप में हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रही है। आदरणीय, आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि श्री राकेश कुमार मिश्र जी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व अपर मुख्य कार्यपालक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी पद पर सुशोभित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी जी का गरिमामय सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। आप प्रतिष्ठित कवि और विभिन्न विषयों के ज्ञाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का आपको दीर्घ अनुभव प्राप्त है। आदरणीय, हम आपका स्वागत करते हैं। सभी प्रतिष्ठित अखबारों और साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी कविताएं तथा पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित होती रहती है। इटावा में आपको हिंदी सेवा निधि संस्थान द्वारा मन्ना राण रत्नाकर शास्त्री अलंकार भी प्रदान किया गया। आदरणीय, आज की परिचर्चा में आपकी उपस्थिति से हम स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे इस आयोजन के सूत्रधार हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी के उत्थान के लिए समर्पित भाव से किए विशिष्ट कार्यों के लिए
हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा विशिष्ट योगदान से सम्मानित आदरणीय श्री सुधाकर पाठक जी को आज की आयोजन और परिचर्चा को दिशा दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री सुधाकर पाठक जी का स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सभी को, मैं अंजू बाला रोहिला। सर, आपका तो स्वागत हम करते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम अवनीश जी का भी स्वागत करना चाहेंगे। अवनीश जी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अध्यक्ष चेयरमैन हैं हमारी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD की तरफ से। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे सुधाकर सर आएं और अपने शब्द सुमनों से हमारे विशेष अतिथियों को उनका स्वागत करते हुए और अपना वक्तव्य भी दें और साथ ही लोकार्पण की प्रक्रिया को भी आरंभ करें। स्वागत श्रीमान श्री सुधाकर पाठक। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय राकेश कुमार मिश्र जी का और कुमुद शर्मा जी का, प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का, प्रोफेसर अवनीश कुमार जी का, कि आप सब लोगों ने संस्था की इस संगोष्ठी में वेब संगोष्ठी में पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई। निश्चित रूप से आज मेरे वक्तव्य का दिन नहीं है और जिस उत्साह के साथ हमारे सभी प्रतिभागी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, निश्चित रूप से आपके विचारों को सुनकर लाभान्वित होना चाहते हैं। आप जैसा समझते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी भी सब लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और अतिथि जो भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अवनीश कुमार जी हैं, कुमुद जी हैं, राकेश मिश्र जी अभी इस समय भी जुड़े हैं। तो जो अकादमी के कार्यशैली से जो परिचित हैं वो समझते हैं कि हम लोग लगातार सक्रियता से न केवल हिंदी के लिए बल्कि भारतीय भाषाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में, क्योंकि जब हम भारतीय भाषाओं के लिए या हिंदी के लिए काम कर रहे थे, तो इसी क्रम में हमने एक शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन किया था। म्यूट हो गया आवाज नहीं आ रही सर। सर, आवाज नहीं आ रही। ये अपने आप अनम्यूट हो गया। अब आनी शुरू हुई। तो ये तकनीक की चीजें रहेंगी, लेकिन हम लोगों को भी इन असुविधाओं के बीच में भी कुछ न कुछ अच्छा निकाल लेने की आदत है। हम बहुत सारी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए हम लोग जानकार हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन किया। हम लोगों ने भाषा के क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग जगह पर प्रयास किए और अंत में कहीं आकर अकादमी की सुई शिक्षकों के ऊपर जुड़ गई। मुझे लगा कि शिक्षा के कैसे सेतु हैं जो बच्चों और हिंदी के बीच में एक ऐसे सेतु हैं जो हमारी हिंदी की पताका को आगे लेके जा पाएंगे। तो हमने एक शिक्षक प्रकोष्ठ का अकादमी ने गठन किया और इसमें लगभग इस समय 600 शिक्षक हमारे इससे जुड़े हुए हैं और एक अपने आप में एक अद्भुत संख्या है। और हमने शकुंतला मैडम हमारी एक पुस्तक पे कार्य कर रही हैं, यात्रा अनवरत पर। उसमें हमने अपनी भावी योजनाओं में जो जिक्र किया है, उसके अंदर हम राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर रहे हैं और जहां तक संभव हो पाएगा हम अलग अलग जिला स्तर पर इन समितियों को बनाएंगे और भाषा शिक्षकों को उससे जोड़ते जाएंगे, उन कार्यक्रम का आयोजन करते चले जाएंगे। हमें लगा कि जब कुछ इस तरह की व्यवस्था हो रही है, शिक्षा में कुछ इस तरह की व्यवस्था हो रही है कि 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में जाकर हिंदी बच्चे छोड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस जिम्मेदारी को हमारे भाषा शिक्षक पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको संभालेंगे और कहीं ना कहीं बहुत चमत्कारिक जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल जहां पर हिंदी की कक्षाएं बंद होने के कगार पर थी, बहुत सारे ऐसे सेक्शन बंद हो रहे थे। कुछ लोग भारतीय भाषाओं को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर विदेशी भाषाओं की तरफ जा रहे थे। उन बच्चों को वो शिक्षक कार्यशालाओं के माध्यम से रोक पाने में सफल हो पाए। तो इसी क्रम में जब शिक्षक प्रकोष्ठ के हम लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं, तो हमने इस पहली बार, ये दूसरी हमारी संगोष्ठी, एक हमने बहुत छोटे स्तर पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया था पिछले रविवार को,
इस संगोष्ठी का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी एक त्रैमासिक पत्रिका आती है, आप सब लोग उससे परिचित हैं, और हिंदुस्तानी भाषा भारती के नाम से विशुद्ध रूप से भाषा के ऊपर समर्पित हुई पत्रिका है। और इस पत्रिका के अंदर सिर्फ भाषा से संबंधित लेख आते हैं, विद्वानों के इसके अंदर साक्षात्कार सम्मिलित किए जाते हैं, और किसी एक भारतीय भाषा को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक अंक को हम एक विशेषांक के तौर पे लाते हैं। इससे पहले वाला जो अंक है हमारा अप्रैल मई जून वाला जो अंक है, जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है, ये संथाली भाषा पर केंद्रित है। इसमें आदरणीय श्री राकेश कुमार मिश्र जी और प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, इन दोनों विद्वान लोगों के इसमें साक्षात्कार इस बार प्रकाशित हुए हैं। तो हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि जब भी कोई नया अंक आएगा, उस अंक के अंदर जो भी जिन लोगों के भी साक्षात्कार सम्मिलित होंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उनको हम यहाँ पर इन गोष्ठियों में आमंत्रित कर पाएं, और जिससे कि उनसे उन साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों को भी पूछ सकें, अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। इसके साथ ही जिस भाषा का वो अंक निकलेगा, जैसे इस बार संथाली भाषा का विशेषांक है, तो उस भाषा के जो लेखक हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। कुछ हमारे जो प्रतिभागी अगर उनसे किसी विषय में कुछ जानकारी चाहते होंगे तो वो उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस विषय में ये कहा कि हमने अपने जितने भी शिक्षक हैं, जितने सदस्य, उनसे ये कहा कि आप पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक इस पूरी पत्रिका को पढ़ जाइए। इसमें संबंधित जितने भी लेख हैं उनको पढ़िए। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, उन प्रश्नों को आप हमारे वक्ताओं से पूछिए। कोशिश करेंगे कि आपको अपने सभी शंकाओं का समाधान यहाँ मिले। शंकाओं का समाधान मिलेगा ही मिलेगा। इस कहीं ना कहीं पठन पाठन की संस्कृति भी इससे पैदा होगी। फिर बंद हो गए। और होता ये क्या था कि पत्रिका छप के आती थी, पीडीएफ लोगों तक पहुंचती थी, पत्रिकाएं पहुंचती थी, एक दो लेख पलटे और रख दिए गए। तो मुझे लगा जब 500-600 लोग जब पत्रिका को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, चाहे इसी ढंग से पढ़े कि जब हम एक परिचर्चा का आयोजन करेंगे तो इस बहाने वो पूरी पत्रिका को पढ़ पाए। तो हमने इस बार हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पत्रिका का पूरा एक एक पृष्ठ पढ़ा है, एक एक लेख को पढ़ा है, साक्षात्कार के एक एक प्रश्न को उन्होंने पढ़ा है, और निश्चित रूप से वो इन सभी प्रश्नों का हल आपसे या अपनी शंकाओं का निवारण आपसे जरूर करना चाहेंगे। तो इससे पूर्व की मैं वक्तव्य के लिए अपने अतिथियों में से किसी को आमंत्रित करूं, सबसे पहले जो एक आज तक ऐसा हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के किसी अंक का इस तरह से लोकार्पण हुआ नहीं है, जबकि हम प्रत्येक अंक का, ये हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर गए। निर्बाध रूप से हमारी पत्रिका चौथे वर्ष में ये हमारा 14वां अंक निकल के आ रहा है। तो हम इस तरह से अब तक हर अंक का हम बहुत भव्य रूप से लोकार्पण करते रहे हैं, परिचर्चा के साथ बड़ा आयोजन करते रहे। लेकिन इस महामारी का ये प्रकोप है कि हम इस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन तकनीक का स्वागत करते हैं। और इन विषम परिस्थितियों में भी हम अपने पूरे हौसले को बनाते हुए, मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे सह संपादक श्री राजकुमार श्रेष्ठ जी मेरे बीच उपस्थित हैं। और ये पत्रिका है, अब शायद उल्टी नजर आ रही होगी, पता नहीं सीधे नजर आ रही, मुझे नहीं लग रहा। ये पत्रिका हमने डिजिटल रूप में इसका प्रकाशन करवाया है। आप जैसा समझ सकते हैं, हिंदुस्तानी भाषा भारती संथाली भाषा का विशेषांक है ये। इसका पीडीएफ आप लोगों के पास पहले पहुंच चुकी है। इसमें आदरणीय राकेश कुमार मिश्र जी और आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का इसके अंदर साक्षात्कार प्रकाशित है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। हमने विशेष रूप से आज सुबह ही इसका डिजिटल प्रिंट निकलवाया है। जो हमारे जो इसको छापते हैं जो प्रेस है, वो प्रेस हमारी अभी तक बंद है, वो चालू नहीं हुई है। और इस तरह की रोक होती है कि जहां पर आपको जिस प्रेस से आप छपवाते हैं, जिसका नाम वहां पर आप RNI लेते हुए देते हैं, उसके अलावा और कहीं से आप छपवा नहीं सकते उस पत्रिका को। इसलिए हम इस पत्रिका को और कहीं छपवा नहीं पाए। इसके डिजिटल रूप से कुछ प्रिंट हम निकलवा के अभी लेके आए हैं, ये आपके समक्ष, और इसको हम विधिवत रूप से आज इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो कम से कम जोरदार तालियों से इस लोकार्पण का इस पत्रिका का स्वागत कीजिए। बधाई, बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। बहुत बधाई सुधाकर जी, आपको बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं क्योंकि
समय की अपनी सीमाएं हैं और निश्चित रूप से हम वक्ताओं को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग लालायत हैं। बहुत करीब 50 जो प्रतिभागी इस समय तक जुड़ चुके हैं। कल मैं मुंबई से एक संगोष्ठी में था। बहुत सारी अभी संगोष्ठियां इन दिनों चलती रही। सामान्यतः 50-51 जो प्रतिभागियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। मुझे लगता है कि हम जब तक कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, ये 100 की इसकी सीमाएं हैं, उस 100 की जो अंक तक हम लोग पहुंच जाएंगे अभी। तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा राकेश कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी का परिचय अभी विस्तृत रूप से शकुंतला मित्तल जी ने दिया है। बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, सरल हैं, बहुत बेहतरीन कविताएं करते हैं और एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर होने के बाद भी जब इतने बड़े पद के ऊपर कोई बहुत संवेदनशील इंसान बैठता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इतनी संवेदनशील कविताएं करने वाला व्यक्ति जब किसी जिला कलेक्टर के तौर पे, जिलाधीश के तौर पे जब वहां बैठा होता है तो ये उस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा उपकार की बात होती होगी। आप हमारे बीच यहाँ हैं। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपको पूरी विनम्रता के साथ आमंत्रित करता है कि आप आए और अपने वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय राकेश कुमार मिश्र जी, 2 तालियों से स्वागत कीजिए राकेश कुमार जी। स्वागत सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं सभी विद्वज्जनों को और मैं सभी विद्वज्जनों को नमस्कार करता हूं और मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूंगा। जब हम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषाओं का विकास और संरक्षण 3 तरीके से होता है। पहला लोक से, दूसरा धार्मिक साहित्य से और तीसरा राज्य से। हमारी भाषाएं अभी विकास कर ही रही थीं तब तक करीब आप मान लें कि विदेशी आक्रमण इस देश में शुरू हो गए। करीब 1000 सालों के इतिहास में हिंदी अथवा किसी भी भारतीय भाषा को राज्य का संरक्षण नहीं मिला। सुधाकर जी, कुछ लोगों के माइक जो है म्यूट नहीं है, म्यूट करवा दीजिए। आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, उसमें थोड़ा व्यवधान में आ रहा है। जिन लोगों के माइक म्यूट, हाँ सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें और जिन लोगों के माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए। जो बोल रहे हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति का खुला रहे। जी, तो मैं शुरू करता हूं। तो मैं कह रहा था कि जब कभी हम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भाषाओं को बहुत लंबे समय तक राज्य का संरक्षण नहीं मिला। करीब 1000 साल के आसपास मान लें तो केवल लोक और धर्म से ही भाषाएं हमारी जीवित रही। इसमें बहुत कुछ क्रमवार नहीं हो पाया। भारतीय भाषाओं की हिंदी की ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसे जान लेने के बाद भी हमें यह नहीं लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं भाषा के मामले में। हमें दूसरी भाषाएं सीखनी ही पड़ती हैं। हमें अंग्रेजी का आश्रय लेना पड़ता है, कोई जर्मन सीखता है, कोई फ्रेंच सीखता है। ऐसा अभी नहीं हुआ कि केवल हिंदी के सहारे हमारा काम चल जाए अथवा कोई एक भारतीय भाषा हम जान जाएं और हमारा काम चल जाए। हमारी चुनौती जब कभी देश में अथवा आपके राज्य में अपने को जानने के लिए किसी विदेशी भाषा का सहारा लेना पड़े। अंग्रेज जब हमारे देश में आए उन्होंने हमारी संस्कृत को ये खोज की। बहुत सारे अंग्रेजी लेखकों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने हमारी संस्कृत को खोजा, एक तरह से रीडिस्कवर किया उसको। उस पर बहुत सारी किताबें लिखी और हमारी संस्कृत को, हम अपनी संस्कृत को ही विदेशी भाषा के माध्यम से जानने लगे। यहीं से हमारा नुकसान शुरू होता है। जब कभी किसी भी देश को जब किसी भी देश को अगर अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जानने के लिए किसी अन्य भाषा का सहारा लेना पड़े
तो सबसे बड़ा नुकसान उसकी अपनी भाषा का ही होता है। हमारी चुनौतियां अपनी भाषा में एक विपुल ज्ञान साहित्य को सृजित करने की रही हैं। स्वाधीनता के बाद हमने ये कार्य किया, हमने बाकायदा एक आयोग बनाया, उसकी एक पारिभाषिक शब्दावली का एक पूरा कोर्स बनाया और नया साहित्य भी आया और बहुत सारा हमने अनुवाद भी किया। तकनीकी ज्ञान की पुस्तकें हम लेके आए। परंतु इसमें हुआ क्या? इसमें यह हुआ कि भाषा की सहजता हमारी समाप्त हो गई, क्योंकि हम बहुत दिनों से अपनी भाषा में सोच नहीं रहे थे। अपनी भाषा में एक वस्तुनिष्ठ तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम सोच नहीं रहे थे। तो हमारे नहीं सोचने से, हमारे नहीं लिखने से भाषा का जो प्रवाह था वो नहीं था जिसमें ज्ञान को हम आराम से संप्रेषित कर सकें। हम पारिभाषिक शब्दावली लेके आए, हमारी भाषा जो ज्ञान की विज्ञान की थी वह दिन प्रतिदिन क्लिष्ट और दुरूह होती गई। हमें ये लगता है कि बहुत सारा अनुवादित साहित्य है उसको पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप मूल जो जिस भाषा में साहित्य है, अंग्रेजी में अथवा किसी भाषा में, आप उसे पढ़ लें, आपको बेहतर समझ में आता है। ये हमारी कमी रही। जब तक आप अपनी भाषा को एक वैज्ञानिक, एक वस्तुपरक चिंतन का हथियार, औजार नहीं बनाएंगे, तब तक आप कोई बहुत ही मूल्यवान साहित्य अथवा मूल्यवान सामग्री सृजित नहीं कर पाएंगे। हमारी चुनौती यह है कि हम किस प्रकार से सरल, सहज और लोग को समझ में आने वाली भाषा में ज्ञान सामग्री सृजित करें। यह हमारी चुनौती है। शिक्षक तो इसका संवाहक है ही। गुरु को अगर सहज बनाने का कार्य किसी के पास है तो गुरु के पास, और गुरु वही है जो गुरु को सहज बना सकता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाषा की तो शिक्षकों की ही है। उन्हें ही भाषा को सहज तरीके से सिखाना है, बताना है। और कहीं ना कहीं हम स्थानीयता के ही चक्कर में फंस चुके हैं, भाषाओं के राजनीति में हम फंस चुके हैं। हमें लगता है कि भारतीय भाषाओं को ही आपस में एक लड़ाने की एक परंपरा हमें दिखती है। हिंदी को लेकर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ वह व्यवहार न करे जो अंग्रेजी ने हिंदी के साथ किया अथवा अन्य विदेशी भाषाओं ने हिंदी के साथ किया। जो सबसे प्रमुख बात यह है कि भाषा यदि हमारी नहीं रहती है, यदि भाषा में हम नहीं सोचते, अपनी भाषा में नहीं सोचते, अपनी भाषा में अपनी बात हम नहीं कह सकते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी जातीय चेतना पर पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की जो जातीय चेतना है वो अपनी बिना भाषा के विकसित ही नहीं हो सकती। विदेशी भाषा कमाने खाने का जरिया हो सकती है। विदेशी भाषा कहीं जा करके अपने को एक्सप्रेस करने की, अपने को समझाने बुझाने की भाषा से हो सकती है। पर आपके अपने जो संस्कार हैं, आपके अपने जो सपने हैं, आपकी अपनी जो चेतना है, उसका विकास आपको अपनी भाषा में ही करना होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं हम सब एक दोहरे व्यक्तित्व के शिकार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। अपनी भाषा के प्रति चैतन्य नहीं होने से ये जो खतरा है वो व्यक्ति को भी है और समाज को, दोनों को है। तो ये मुख्य बातें बस मैं कहना चाहता हूं और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आगे जब चर्चा होगी तो मैं प्रश्नों के जवाब दूंगा। धन्यवाद आप सबका। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय राकेश कुमार मिश्र जी। आपके विचारों से निश्चित रूप से हम सब लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी क्रम में मैं इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं हमारी अगली वक्ता प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को, वो अपने विचार रखें। अवनीश जी, जी जी सुन पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर सुन पा रहा हूँ। अवनीश जी, हाँ अवनीश जी आप जुड़े हुए हैं। बहुत मुझे लगा कि मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था, मुझे उनका चैलेंज गए हूँ। कुमुद जी के वक्तव्य के बाद आपके वक्तव्य को रखेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा
प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को, वो आए। आज समझ सकते हैं जो शिक्षकों की बात होती है, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, जब हमारी भाषा और संस्कृति कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारी भाषा, भवन, भेष और भोजन, ये 4 चीजों के ऊपर आधारित होती है। मैं पिछली बार भी ये कहा था कि हमारे जो वेशभूषा है वो बदल चुकी है, हमारे भोजन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, हमारे भवन की जो बनाने की शैली है वो भी बहुत बदल चुकी है। ले दे के हमारे पास भाषा बची है। अगर हमारी भाषा दूषित हो जाती है तो हमारी संस्कृति कहीं बची नहीं रहेगी। इन सब के लिए हम लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। और जब जब इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी है, जब भी कभी किसी सभ्यता में, किसी राष्ट्र के अंदर कभी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, कोई बड़े परिवर्तन हुए, बहुत बड़े कोई आयोजन हुए, बहुत बड़ी, तो उनमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम रही है। और निश्चित रूप से जो भाषा का जो प्रश्न है, वो जो इस समय जो गंभीरता चल रही है भाषा को लेकर, उसके अंदर शिक्षकों का ही ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से उनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे और हम सब लोग उनके विचारों को सुनने के लिए लालायित हैं। आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुमुद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के कर्ता धर्ता सुधाकर जी, अवनीश जी, राकेश जी और इस वेबिनार के मंच पर जुड़े हुए सभी प्रतिभागी। आज इस मंच पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विचार विमर्श के लिए रखा गया है और बहुत ज्वलंत विषय है। जब मैं इस विषय के इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे इस विषय में सोच के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है समाहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना चीज डाला हुआ था, उसको क्यों फेंक दिए? उसमें चाय में कितना चीज डाला हुआ था, उसको कहाँ हटा दिए? वो जो अदरक उदरक डाले थे। आप इसको म्यूट कर दीजिए। जिसके भी देखिए सुधाकर जी, आप तो चाय पिला नहीं सकते, लेकिन चाय हमारा नहीं है। ये कहीं और से चाय की व्यवस्था हो रही है। जो भी जहां भी अदरक चाय में डाली जा रही है, उसको म्यूट कर दीजिए इसको प्लीज। जी। मुझे लगता है एक वर्कशॉप जो है वेबिनार से पहले होनी चाहिए 5 मिनट की। खैर एनीवे, ये चलता है और ये सारी बाधाएं जो आ रही हैं सभी वेबिनार में आ रही हैं। तो इस विषय में 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो है समाहित हैं। पहला बिंदु है भारतीय भाषाओं का संरक्षण और दूसरा बिंदु है शिक्षक की भूमिका। तो मैं पहले बिंदु पर पहले अपनी बात रखना चाहूंगी कि आखिर क्यों हम भारतीय भाषाओं के संरक्षण की चिंता करें, क्यों की जानी चाहिए भारतीय भाषाओं के संरक्षण की चिंता। ये गौर करने लायक बात है। चिंता इसलिए की जानी चाहिए कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पर ग्लोबल भाषा की बात की जा रही है वो अंग्रेजी की जाती है। कहा जाता है कि इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक ही विश्व मानव होगा, एक ही विश्व भाषा होगी और एक ही विश्व संस्कृति होगी। जाहिर है कि कहने कि जो मनुष्य है, जो विश्व नागरिक है, विश्व मनुष्य जिसको, जो विश्व मानव जिसको कहा जा रहा है, वो कैसा होगा? वो एक ही खांचे में ढला हुआ मनुष्य होगा। यानी कि आने वाले समय में आप ये नहीं जान पाएंगे बहुत सालों के बाद धीरे धीरे करके कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान का है, ये यूरोप का किसी देश का है, ये कहाँ का है। यानी उसका रहने सहने का तौर तरीका, लाइफ स्टाइल, उसका पहनावा, सब सारे विश्व में एक जैसा हो जाएगा मनुष्य। उसकी एक ही संस्कृति होगी, यानी और एक ही विश्व मानव होगा। वो अपने देश का नहीं, विश्व का मानव होगा। और उसकी जो भाषा होगी, विश्व भाषा को कौन सी होगी, वो ये माना जा रहा है कि वो अंग्रेजी होगी। तो इस परिदृश्य में चिंता इस बात की है कि ये जो भूमंडलीकरण का चक्र है, कहीं इसमें ऐसा ना हो कि अंग्रेजी का वर्चस्व हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो कि बहुत समृद्ध हैं,
उनका कहीं शरण ना हो जाए। और मैं समझती हूँ कि किसी भी देशवासी के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए उद्वेलित करने वाला बिंदु ये है और होना चाहिए। और ये चिंता मैं किसी बिल्कुल हवाई दृष्टि से नहीं व्यक्त कर रही, ये चिंता मैं किसी तथ्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ। 2010 में हमारे देश में गणेश नारायण दास देवी के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण कराया गया, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया, भारतीय भाषा सर्वेक्षण, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में मौजूद जो भाषाओं का वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान उसकी अवस्था की जानकारी हम उपलब्ध करा पाए। और जब ये निष्कर्ष इसके आए, सर्वेक्षण के निष्कर्ष जब सामने आए, तो जो इसके कर्ता धर्ता थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, गणेश नारायण दास, उन्होंने कुछ दावे भी किए अपने निष्कर्षों के आधार पर। और जो उनका दावा था, पहला दावा ये था, उन्होंने कहा कि भारत से जो लोक की जबान है, यानी लोक की जबान हमारी स्थानीय भाषाएं, उनको काटने की, उनको नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भाषाई सर्वेक्षण था, ये जान लीजिए, जिसमें इस देश के 27 राज्यों में 3000 लोगों के दल के द्वारा 780 भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया था। और उन 780 भाषाओं का जो सर्वेक्षण हुआ, उसमें निष्कर्ष ये निकल करके आया कि उनमें से 400 भाषाएं आपकी जो है आगे चल के समाप्त हो सकती है, 400 भारतीय भाषाएं विलुप्त हो सकती है। लेकिन इसी सर्वेक्षण में गणेश नारायण दास ने कुछ ऐसी बातें भी रखी जो शायद थोड़े समय के लिए आपको संतोष दे सकती हूँ। और वो बात उन्होंने ये कही, उनका बयान था कि लोग ये मानते हैं कि जो अंग्रेजी है वो हमारी भारतीय भाषाओं को दबा लेगी, जो महत्वपूर्ण भारतीय भाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि धारणा बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी जो है हिंदी को, बांग्ला को, तमिल को, कन्नड़ को, मलयालम को, पंजाबी जैसी जो महत्वपूर्ण भाषा भारतीय भाषाएं हैं, उनको तबाह नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये भाषाएं दुनिया की जो 30 भाषाओं में शामिल है, ये तमाम भारतीय भाषाएं जो है, और ये कम से कम 1000 वर्षों पुरानी, करीब 2 करोड़ लोग इनको बोलते हैं। तो ये समाप्त हो जाएंगी, ये चिंता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये भाषाएं जो है फिल्म उद्योग में भी चलती हैं, ये संगीत की परंपरा में भी चल रही है, शिक्षा भी इन भाषाओं में आपको उपलब्ध है, और जो बढ़ता हुआ मीडिया है, फलता फूलता मीडिया है, वो भी इन भाषाओं को समर्थन दे रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं संतोष की, उसमें से, उस सर्वेक्षण में से जो उसके निष्कर्ष थे, जो स्थापनाएं थी, निकल करके आई। आप इसमें संतोष कर सकते थे और आपको ये लग सकता था कि भारतीय भाषा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन मित्रों, आज अगर आपने दैनिक जागरण, मैंने दैनिक जागरण पढ़ा हूँ, और भी जगह भी, राकेश जी उत्तर प्रदेश से हैं और वहां है, शायद इस खबर पर उनकी भी नजर पड़ी होगी, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है कई, मैंने भी उसमें डाला है, तो ये एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और वो घटना ये है, मैं इसको बहुत बड़ी घटना के रूप में देख रही हूँ, बहुत, और उससे आपको मौजूदा भाषाई परिदृश्य की एक और कहानी नजर आ जाएगी, और ये बहुत चिंताजनक कहानी होगी। वो आज के दैनिक जागरण की यह खबर है कि मातृभाषा हिंदी में उत्तीर्ण की बिंदी नहीं लगा सके 8 लाख परीक्षार्थी। यानी यूपी बोर्ड में जो हाई स्कूल और इंटर के नतीजे आए हैं, परीक्षा परिणाम आए हैं, उसमें 8 लाख बच्चे इसलिए फेल हो गए कि वो हिंदी, इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में हिंदी का पेपर वो नहीं पास कर पाए। और इनमें से अधिकांश बच्चों की, जो परीक्षार्थियों की जो मातृभाषा थी, वो हिंदी थी। अब ये हमारे लिए एक स्तब्ध करने वाली खबर है, और ज्यादा स्तब्ध करने वाली खबर ये है कि इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्टर ने ये लिखा कि ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पिछले साल तो फेल होने वाले 10 लाख विद्यार्थी थे। और इस घटना ने मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों के मन में बिल्कुल खलबली मचा दी है। और मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो हिंदी के योद्धा थे, हमारे जो हिंदी के मनीषी थे, जो चिंतक थे, उनका जो संघर्ष था, उनका जो बलिदान था, क्या वो व्यर्थ चला गया? हिंदी के परिष्कार के लिए, हिंदी के विकास के लिए जिन हिंदी के मनीषियों ने अपनी हड्डियां गला दी,
मुझे ये भी लगा कि हम भारतेंदु की परंपरा को, हम बाल मुकुंद गुप्त की परंपरा को, महावीर प्रसादी की विरासत को संभाल नहीं पा रहे। हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। और मुझे लगता है मित्रों कि ये घटना जो है उन लोगों के लिए एक सबक है जो लगातार मंचों पर जाकर ये कहते रहते हैं कि देखो हिंदी किस तरह से बढ़ रही है, हिंदी का बल कैसे फैल रहा है, हिंदी का तेज फैल रहा है। तो यहाँ ये घटना भारतीय भाषाओं के प्रति चिंता जागृत करने के लिए और एक सजगता पैदा करने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। और ये आज की इस हमारी विचार गोष्ठी से सीधे सीधे जुड़ती है, बहुत सारे सवाल खड़ा करती है कि हम भाषा शिक्षक क्या भाषा शिक्षण में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे? क्या अपनी मातृभाषा के प्रति हमारे परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, सबका रवैया उदासीनता का है, लापरवाही का है? क्या हम भाषा के शिक्षक भाषा शिक्षण को गंभीरता से नहीं ले रहे, या हमारे पाठ्यक्रम में कोई कमी है, या हमारी अध्यापन प्रणाली में कहीं कोई खोट है? सवाल ये भी है कि भाषा संरक्षण की दिशा में एक अध्यापक की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो क्या अध्यापन कर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कुछ बढ़ जाती है? भाषा की जिम्मेदारी एक शिक्षक के ऊपर आती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो अभी राकेश जी ने रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भारतीय भाषाओं के बीच जो है आप एक सौहार्द बना करके हमें चलना होगा। तो उनके साथ हमारा सामंजस्य कैसा होना चाहिए, ये भी एक भाषा के शिक्षक को समझने की जरूरत है। लेकिन जब आप इन बिंदुओं से भाषा शिक्षण को मैं भाषा शिक्षण की बात इसलिए कर रही हूं कि अगर आप भाषा संरक्षण को एक शिक्षक के नजरिए से देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो भाषा शिक्षण कैसे कर रहा है, क्योंकि आप भाषा शिक्षण से जुड़ते हैं तभी आप भाषा संरक्षण की बात कर सकते। लेकिन मजेदार दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर जो हमारी भाषा के शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय के स्तर पर हो, चाहे महाविद्यालय के स्तर पर हो, चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, वो भाषा के शिक्षण से जुड़ते हैं, भाषा के संरक्षण से नहीं जुड़ते। भाषा संरक्षण की बात उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। मित्रों, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए, सच बताइए कि भाषा संरक्षण की चिंता कितने अध्यापकों को है। उनकी चिंता सिर्फ ये कि हमें जिस मार्ग पर आ गए हैं, रोजगार की जो डगर है, उस डगर पर हमें कितने दिनों जो है भाषा की अध्यापकी करनी है, 20 साल करनी है, 15 साल करनी है, 25 साल करनी है। हम अध्यापकी करेंगे, हमें वेतन मिलता है, हम पढ़ाएंगे और हम निकल जाएंगे। भाषा बची रहे या ना बची रहे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। अगर ये मनोवृत्ति आपकी रहती है तो निश्चित तौर पर सिर्फ आप एक यांत्रिक तरीके से, एक रूटीन ढंग से जो है आप भाषा का शिक्षण करेंगे, लेकिन वो भाषा का शिक्षण आपके विद्यार्थियों में भाषा के प्रति एक लगाव, एक प्रेम और भाषा के प्रति किसी भी तरह का मोह जागृत नहीं कर सकता। यानी अगर आप एक लापरवाही से भाषा शिक्षण को लेते हैं, बहुत लापरवाही मैंने देखी है, क्योंकि अधिकांश भाषा शिक्षकों को भी ये लगता है और भाषा के जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये लगता है कि जिस भाषा में हम व्यवहार करते हैं, जो भाषा हम अपने घर परिवार में बोलते हैं और जो हमें आती है, ये तो जन्म से हमें आती है, तो क्या कठिनाई है, हम पास हो ही जाएंगे। हमें सीखने की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है इसके व्याकरण के मुहावरों को सीखने की? हमें क्या जरूरत है इस भाषा के अनुशासन के मुहावरों को सीखने की? हमें क्या जरूरत है इस भाषा के चौकटे को सीखने की? हमें कोई जरूरत नहीं है। हम जाएंगे और पेपर करेंगे, बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे। तो भाषा के प्रति अगर ऐसी लापरवाही होगी तो भाषा संरक्षण भारतीय भाषाओं का कैसे होगा, ये थोड़ा सा बैठ करके सोचने की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है। तो भाषा के प्रति मैं कहना चाहूंगी, एक हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि जब आप भाषा शिक्षण के मंच पर जाएं, अपने कक्षाओं में जाएं, तो आपके जो लेक्चर है, जो आपके व्याख्यान हैं, उनकी अंतर्धारा में बराबर इस बात के सचेत
सूत्र जो है बराबर विद्यार्थियों तक पहुंचने चाहिए कि जो भाषा आप पढ़ रहे हैं उस भाषा के साथ आपका रिश्ता केवल पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, उसके साथ आपका रिश्ता आपकी आत्मा का रिश्ता है। हम केवल भाषा के जरिए आपको कविता और कहानी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको संस्कार भी इस भाषा के जरिए दे रहे हैं, हम आपको संस्कृति भी सिखा रहे हैं, आपको व्याकरण की चिंता भी करनी होगी। और पाठ को कैसे पढ़ा जाए, मैंने ये देखा है कि मेरे मित्रों के बच्चे भी पढ़ते हैं हिंदी, और कई बार वो उनको लगता है कि मैडम जो है हिंदी पढ़ाती है विश्वविद्यालय में, तो ठीक है कोई भी शब्द होगा फोन पर पूछ लेंगे। तो ये तो अक्सर मुझे ये कहते हुए लोग सुनाई पड़ते हैं, ये तो मेरा बेटा तो हिंदी बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है मैडम, क्या करूं, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो पढ़ना ही नहीं चाहता हिंदी। तो अब वो पढ़ना ही नहीं चाहता हिंदी, तो घर से ही आप इसको ये मान के चलते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहता, फिर आप ये भी सोचते हैं पढ़ने की जरूरत क्या है, सिर्फ जो काम भर की हिंदी है उसको आ जाए और इस कक्षा तक वो हिंदी पढ़ लेगा, इसके बाद वो उससे मुक्त हो जाएगा, या अपनी मातृभाषा पढ़ लेगा उससे मुक्त हो जाएगा। तो ये जो एक रवैया है आपके समाज में, ये बदलना चाहिए। और जब आप भाषा शिक्षण की कक्षा में जाते हैं तो भाषा के प्रति एक रुचि भी जगानी होगी, उसमें अभिरुचि पैदा करनी होगी, भाषा के प्रति भी अभिरुचि पैदा करनी होगी, और जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं उसमें एक रचनात्मक संयोग बच्चे का बन सके, वो सृजनात्मक फलक पर भी उस भाषा में जा सके, इसकी भी चेष्टा आपको करनी होगी। एक जब रचनात्मकता के फलक पर बच्चा जाता है, एक सृजन की आंच उसके भीतर पैदा होती है, तो अपने आप भाषा के प्रति लगाव होता है। राकेश जी जब बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं तो भले ही वो आईएएस हो गए हैं, और वहां पर जाकर मैं देखती हूँ कि पूरा आईएएस महकमा जो है वो अंग्रेजी बोलता हुआ मुझे दिखाई देता है, लेकिन अगर राकेश जी सृजन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं तो भाषा के प्रति उनका मोह, उनका लगाव कभी खत्म नहीं होगा। तो उनको रचनात्मकता से जोड़ दीजिए, उनको सृजन की धारा से जोड़ दीजिए, वो जुड़ जाएंगे आपकी भाषा से, आपकी संस्कृति से। आप ये सिखाइए कि भाषा को कैसे पढ़ा जाता है, उस भाषा के टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है, टेक्स्ट को कैसे आप आनंद के साथ पढ़ सकते हैं, एक पाठ के साथ आप कैसे मुठभेड़ कर सकते हैं, कैसे आप उसमें से अर्थ निकालते हैं, वो हमारे भाषा व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए जब आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भाषा में हमारे व्यवहार की सरणियां बदल गई हैं, हमारे भाषा शिक्षण की सरणियां बदल गई हैं, हम अपनी भाषा में जो व्यवहार करते हैं उसकी सरणियां बदल गई। और मैंने ये देखा, जब मैं बोलने के लिए आती हूँ, कोई भी विषय मेरे पास आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए ठहर करके जरूर चिंतन करती हूँ। और जब मैं ये देख रही थी तो लगातार जब आप एक टेक्नोलॉजिकल संसार में हैं, आप तकनीकी के एक संसार में हम सब हैं, तो आप कुछ ना भी देखना चाहें तो भी आपकी निगाह चली जाती है, आप फेसबुक पर होते हैं तो पता लगता है अंग्रेजी सीखने के ये भी आपके पास आ रहे हैं, किसी उस पे आप सफारी पर जाते हैं, कुछ और तलाश रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देते हैं। तो मैंने आज जानबूझ करके खोल करके देखा, मैंने कहा टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो मैं अपने मित्रों के बच्चों को देख रही हूँ, वो तमाम सारे ऐप देख करके अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा सीख लेगा अपने आप, हम तो व्यस्त हैं। तो मैंने देखा हिंदी के कुछ ऐप है कि नहीं, तो मैंने देखा कि मुझे शुरू में तो हिंदी के ऐप नहीं मिले हिंदी सीखने के, लेकिन वो अंग्रेजी के ऐप, जो अंग्रेजी सीखने के ऐप है, उनके बीच में कहीं एक दो बिरला दिखाई दिया। तो आपको भाषा शिक्षण में जो नई तकनीक आ रही है, अगर आप भाषा का संरक्षण करना चाहते हैं, उस संरक्षण की दिशा में आपको टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, तकनीक से आपको मित्रता करनी पड़ेगी, उससे आप अलग नहीं हो सकते, उससे आप परायेपन का भाव रख करके नहीं चल सकते। ये यांत्रिक उपकरण है, इनको अपनी सुविधा के लिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। और भाषा संरक्षण में अगर इनसे कोई सुविधा मिलती है, इनसे हमारा कोई मार्ग प्रशस्त होता है, सरल होता है, तो उसको अपनाने में कोई परहेज नहीं है। ये मैं खास तौर पर इसलिए कह रही हूँ कि इस पर ध्यान देते हुए भी अपने विद्यार्थियों को लगातार सचेत करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे जब टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वो हिंदी में भी अगर लिख रहे होते हैं, आप उनको हिंदी में इस्तेमाल के लिए बराबर अगर कहे भी, तो वो किस होते हैं, वो देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं कर रहे होते, रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो अगर बच्चे रोमन लिपि में अपना संदेश व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, वो रोमन लिपि में हिंदी लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि जब वो परीक्षा में बैठेंगे तो
प्रोफेसर कोमल जी आपका माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम, अपना प्रोफेसर कोमल जी अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी हाँ जी, अब आ मैम रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। म्यूट करते हुए वो आपका म्यूट हो गया। नहीं तो ये कब से बंद है मेरा? अभी बस अभी 1 सेकंड के एक लिए, मिनट के लिए हुआ है। 1 सेकंड के ओके। लिए। तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी कि आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भाषा के साथ कितनी सजगता आपके विद्यार्थियों को रखनी है, ये भी आपको सिखाना होगा। जब आप रोमन लिपि में आप भी लिख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी भी हिंदी में अगर संदेश दे रहे हैं, रोमन लिपि में दे रहे हैं। अब आप देखिए कि आपके यांत्रिक उपकरण में तो एक संशोधन करने का डिवाइस भी है, वो आपके शब्द को आपको बता देता है रेड लाइन खींच करके कि यहाँ गलत है, वो ठीक हो जाता है। तो आप स्पेलिंग भूलते जा रहे हैं, वर्तनी आपको मालूम ही नहीं होती है। तो आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो कहीं आप बराबर उसके साथ एक सामंजस्य बिठा करके चल सकेंगे और आप वर्तनी की गलतियां ना करेंगे। कॉपियों में मैंने देखा है कि वर्तनी की गलती विश्वविद्यालय का विद्यार्थी भी करता है, और ऐसी गलती करता है जो 6ठी और 7वीं क्लास का बच्चा कर रहा होता है। तो अगर आप आपकी परीक्षा की कॉपियों में अगर आप हिंदी भी गलत लिखेंगे, हिंदी का मतलब हिंदी की वर्तनी भी नहीं अगर आपकी सही है, और अगर आप कवयित्री सही लिखना नहीं जानते, अगर आप आशीर्वाद शब्द सही लिखना नहीं जानते, तो आप पास होने लायक तो नहीं है। और मैं कहूंगी कि भाषा संरक्षण की दिशा में शिक्षकों की जो भूमिका है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन शिक्षकों के पास जब आपका विद्यार्थी आता है या बच्चा आता है, उससे पहले उसके जो शिक्षक होते हैं वो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं। भाषा की प्राथमिक पाठशाला जो है वो देखिए कभी कभी इस पे फोन भी आ जाता है तो भी डिस्टरबेंस होती है, कोई फोन आ गया था मेरा। तो प्राथमिक पाठशाला जो है भाषा की जो परिवार होता है, आपकी माँ होती है सबसे पहले, आपके पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं। आवाज तो नहीं सुनाई दे हमको। क्या हुआ? आवाज मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो मैम प्रॉपर मैम आवाज पूरी आ रही है आवाज। तो आवाज तो आ रही है, वीडियो बीच बीच में जा रहा है मैम। हाँ, चूंकि मेरे व्हाट्सएप के मैसेज इस पे आ रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये दिक्कत है इस टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी की अपनी दिक्कतें भी है ना, कोई मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर या कोई फोन आ रहा है, उसी के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। मैं उसको काट रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ कि भाई अभी वेबिनार पे हूँ। तो मैं कह रही थी उसके अभिभावक जो परिवार होता है उसे भी सचेत होने की जरूरत है। और अगर आप देखिए तो मुझे लग रहा है कि वेबिनार की अपनी एक उसका एक अनुशासन अलग होता है। समय शायद समाप्त हो रहा है, मैं समाप्त ही करूंगी अब इसको। जो भाषा को लेकर के जो कहा जा रहा है, जो विदेश में कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, बहुत अलग है। मुझे 2 कोटेशन याद आ रहे हैं। एक पश्चिमी चिंतक का है, नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं अरविंद श्रोडिंगर। उन्होंने कभी कहा था कि आपकी जो भाषा है वो सर्वथा आपकी बॉडी पर फिट बैठने वाली पोशाक की तरह है, और उसके बजाय अगर आप दूसरी पोशाक पहन लेते हैं तो उसको पहनने वाला कभी आराम से नहीं बैठ सकता। अब ये पोशाक की बात करने वाले विदेशी चिंतक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है भौतिकी का 1933 में। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया कि भाषा कोई पोशाक नहीं है कि आप उसको बदल बदल के पहन सकते हैं। भाषा पोशाक नहीं है, भाषा हमारी आत्मा का, हमारे खून का हिस्सा है, और हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको किन किन परिप्रेक्ष्यों से जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात अभी राकेश जी ने कही, राकेश जी ने संकेत बहुत अच्छे दिए। अगर आप देखिए अपने संक्षिप्त से भाषण में और भी बात उठाई गई कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की बात अगर आप कर रहे हैं जो हो रही है, और ये पूरा भारत एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देख रहा है, बहुत सुखद स्वप्न है। लेकिन मित्रों, अपनी भाषा के बिना हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, उसका स्वप्न पूरा होते देख नहीं सकता। और अगर आपके ज्ञानार्जन की दिशा में भाषा की बाधाएं हैं तो आप इस स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते। आपके अदालतों की भाषा अगर आपकी अपनी नहीं होगी तो आप आत्मनिर्भरता का स्वप्न पूरा नहीं कर सकते।
तो हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि आप युवा पीढ़ी को ऊर्जा देने वाले भी हैं, उनको दिशा देने वाले भी हैं, तो आप उनको दिशा दीजिए, ऊर्जा दीजिए कि वो भाषा संरक्षण से जुड़े। और अगर आप भाषा को बचा सकेंगे, युवा पीढ़ी आकर सामूहिक उसमें अपना योगदान दे सकेगी, तो हम अपनी संस्कृति को बचा सकेंगे। और अगर भारतीय संस्कृति बचेगी तभी विश्व बचेगा। और हमेशा से भारतीय संस्कृति ही मानवता का संरक्षण करती आई है। मानवता का पाठ हमारे देश की संस्कृति ने ही पढ़ाया है और भाषा संरक्षण के जरिए हमें इसी संस्कृति को उड़ान देनी चाहिए। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आपने आमंत्रित किया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय कुमुद शर्मा जी। निश्चित रूप से ये जो वेबिनार का जो मंच है, इसको ले जाइए, बाहर ले जाओ उसको। वेबिनार का जो मंच है, जिस संबोधन के लिए आपको आमंत्रित किया गया था, मुझे लग रहा है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। और मैं आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सुबह आदरणीय कुमुद शर्मा जी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो संगोष्ठी की जा रही है, उसका जो विषय रखा है कि भाषा संरक्षण में शिक्षकों की भूमिका, जब भी कोई आयोजन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य छुपा होता है। इस विषय को चुनने का आपका क्या उद्देश्य था? हमने उस विषय में कुछ चर्चा की और जो बातें निकल के आई थी वो यही थी कि कहीं ना कहीं शिक्षण और संरक्षण की जो बात आपने कही, हमने भी ये महसूस किया है कि जब शिक्षक शिक्षण के साथ साथ भाषा संरक्षण से भी जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नई क्रांति आएगी। और मैं बिल्कुल सम्मोहित नहीं हूँ, आत्ममुग्ध नहीं हूँ। सामान्यतः हिंदी के जो जानने वाले लोग हैं, हिंदी को प्रेम करने वाले लोग, वो आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हिंदी तो विश्व भाषा बन रही है, फैल रही है, कभी खत्म नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी के ऊपर, भारतीय भाषाओं पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और हम सबको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये बिल्कुल ये सत्य है, ये मान के चलता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है, केवल साहित्य से कोई भाषा विश्व भाषा नहीं बनी। अगर हम ये सिर्फ मान के चल रहे हैं कि सिर्फ साहित्य ही किसी भाषा को विश्व भाषा बना देगा, उस भाषा के अंदर विज्ञान का भी योगदान होगा, तकनीक से भी जुड़ना पड़ेगा, विज्ञान और साहित्य का तालमेल होगा। इन सब चीजों को लेकर ही हम इस भाषा को आगे लेके जा पाएंगे। तो हमें साहित्य और विज्ञान, तकनीक, सब चीजों को साथ लेकर अपनी भाषा को साथ लेके आगे बढ़ना होगा और शिक्षकों को विशेष रूप से इसमें अपना योगदान देना होगा और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को इससे जोड़ना होगा। शिक्षण के साथ संरक्षण की बात भी हमें अवश्य करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है, मैं सोनिया मैडम से जानना चाह रहा हूँ, क्या वो 45 मिनट का जो एक अंतराल था उसके बाद बंद होने वाला है? सर एक मैसेज आया था कि अनलिमिटेड टाइम आज हमें मिल गया है। लकीली ये आज हमारा सौभाग्य है। उनको समझ आ गया कि हम भाषा पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ। संताली भाषा के जो लेखक हैं श्री सुनील बादल जी, वो इस समय हमें यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जो संताली विशेषांक आया है उसपे उनका लेख है, संताली भाषा 8वीं अनुसूची में आने के बाद भी विलुप्त होने का खतरा है। संताली भाषा 8वीं अनुसूची में आने के बाद भी विलुप्त होने का खतरा है। इस विषय का एक लेख हमारी इस पत्रिका के अंक में आया है। श्री सुनील बादल जी रांची, झारखंड से हैं। आप साहित्य और मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो रांची में कार्यरत हैं और हमारे विशेष अनुरोध पर इस संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस अवनीश कुमार जी के बाद उनको भी वक्तव्य रहेगा और उनसे लेख से संबंधित हम बातचीत करेंगे। हम बार बार, क्योंकि हम भाषाओं की बात करते हैं और 8वीं अनुसूची की बात आ जाती है, समानता अभी भाषा की लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं ना कहीं भाषाओं को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा भी किया जा रहा है। तो लगता है कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद भाषाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मुझे लगेगा कि संताली भाषा के ये जो हमारे लेखक हैं सुनील बादल जी, जब ये कहते हैं कि संताली भाषा 8वीं अनुसूची में आने के बाद भी उसके विलुप्त होने का खतरा है, तो ऐसी भाषाएं जो कहीं ना कहीं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसमें भी, उसको भी सोचने का, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर अवनीश कुमार जी को। अवनीश कुमार जी
एक संक्षिप्त वक्तव्य के लिए, आशीर्वचन के लिए रूप में मैंने उनसे प्रार्थना की थी। सुबह कह रहे थे नहीं मैं श्रोता के तौर पर रहूंगा। मैंने कहा जी आप तो विशिष्ट अतिथि के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पर, विशिष्ट वक्ता के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे बीच रहते हैं। आपका हमेशा आप लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। आदरणीय प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के यशस्वी अध्यक्ष हमारे बीच हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अवनीश कुमार जी। हम अपनी परंपरा को बना के रखेंगे, चाहे वो वेबिनार ही क्यों ना हो। जी स्वागत है सर। नमस्कार, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ पर मेरे को आमंत्रित किया। इस सभा में आदरणीय श्री सुधाकर पाठक जी, श्रीमती शकुंतला मित्तल जी, आज के मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार मिश्र जी, वरिष्ठ IAS, और मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय, और इसके साथ साथ इस जो वेब गोष्ठी है उसमें बहुत सारे हमारे साथीगण, विद्वान साथीगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पाठक जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस कोरोना के संक्रमण काल में भी आपने एक रास्ता वे आउट निकाला कि हम सब मिल रहे हैं, और पत्रिका भी आपके डिजिटल फॉर्म में निरंतर प्रकाशित हो रही है। पुराना इशू मेरे पास PDF फॉर्म में आ गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये आग्रह करूंगा कि भविष्य में भी आप इसी तरह की अपनी जो वेब गोष्ठियों का क्रम जारी रखें। कम से कम महीने में हम 1 बार 2 बार इसी तरह मिले, इससे हमारे हम कम समय में बहुत विचारों का आदान प्रदान भी कर पाएंगे, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी भी बचत होगी, समय की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि हम आपस में बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं, और फिर इसका एक कंप्लीट एक संकलन भी हम प्रकाशित कर सकते हैं भविष्य में जाकर। और अभी आपने पीछे 4 महीने में देखें तो आपने बहुत सारे प्रकाशनों को पूरा किया है, जिसमें आपका एक ग्रंथ भी है, और हिंदुस्तानी जो पत्रिका है वो नियमित रूप से आप प्रकाशित कर रहे हैं। आज का लोकार्पण भी हुआ, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय राकेश कुमार मिश्र जी ने और प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी ने बहुत सारी जो हमें आज भाषाओं को लेकर बात की, वो वास्तव में सार्थक है। हमें भाषाओं की चिंता करनी होगी, और हमें इसके साथ साथ ये प्रयास करना होगा कि भाषाओं को यदि हम समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनको हम सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं। हमारी भाषाएं वैसे बहुत समृद्ध हैं, परंतु जो हमारा साहित्य है, साहित्य किसी भी प्रकार का है, उसी भाषा का साहित्य से तात्पर्य नहीं है यदि साहित्य किसी अन्य भाषा में उपलब्ध है, अन्य ज्ञान विज्ञान की किसी अन्य शाखा में उपलब्ध है, वो भी हमारी भाषाओं में उपलब्ध हो। जब साहित्य हमारी अपनी भाषाओं में उपलब्ध होगा, हमारी भाषाएं समृद्ध होंगी, तो निश्चय ही ये गति आगे मिलेगी और हमारी भाषाएं बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगी। किसी भाषा के 8वीं अनुसूची में आने से या उसके विलुप्त होने से मैं नहीं समझता कोई इसका संबंध है उस भाषा में कितना हमारे पास साहित्य है, कितना हमारे पास वैज्ञानिक साहित्य है, कितना तकनीकी साहित्य है, कितना उस भाषा का साहित्य है, और कितना वो भाषा सामर्थ्यवान है कि वो दूसरी भाषाओं के साहित्य को अपने में समाहित कर पा रही है और अपने भाषा में अनुवाद कर पा रही है। यदि तमिल भाषा का साहित्य, बंगाली भाषा का साहित्य भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हो तो निश्चय ही भाषा समृद्ध बनेगी। यदि हिंदी भाषा का, बंगाली भाषा का, तमिल भाषा का साहित्य उड़िया भाषा में अनुवादित हो तो उड़िया भाषा भी समृद्ध बनेगी। और यही जो अभी मेरे बात में वक्ता है आदरणीय सुनील जी अपनी बात रखने वाले हैं कि मैथिली भाषा को लेकर संकट उनको दिखाई दे रहा है। इसका एक ही है उपाय है कि मैथिली भाषा में अधिक से अधिक साहित्य उपलब्ध हो, वैज्ञानिक साहित्य, तकनीकी साहित्य, और जो भाषा का साहित्य होता है वो साहित्य, दूसरी भाषाओं का साहित्य, विदेशी भाषाओं का साहित्य, जब ये सब साहित्य हमारी भाषाओं में आकर हमारी भाषा को समृद्ध करेगा, और ये जो साहित्य है ये न केवल उस भाषा को समृद्ध करेगा परंतु उस जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनको भी समृद्ध करेगा, उनके जो ज्ञान है उसमें भी वृद्धि करेगा। आज हम बहुत सारी चीजों से नहीं समझ पाते, उसका कारण यही है कि वो जो जानकारी है हमारी अपनी भाषा में नहीं होती। यदि वो हमारी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध है तो निश्चित रूप से वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे लिए
सार्थक होती है, हम उस पर ध्यान भी देते हैं और हम उसका प्रयोग भी करते हैं। और ये जो वेब गोष्ठी वेबिनार के माध्यम से इस कठिन काल में जो हमने एक आपस में जुड़ने का प्रयास किया, वो वास्तव में सराहनीय है। मैंने भी अपने शब्दावली आयोग में 1 महीना तो शायद अप्रैल महीने में कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं किया, परंतु उसके बाद फिर इसको एक्सप्लोर किया और मई और जून में लगभग 7 वेब गोष्ठी शब्दावली आयोग के प्लेटफॉर्म पे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न स्थानों में कराई। और मुझे लगा कि वेब गोष्ठी ज़्यादा ही उचित है, और क्योंकि इसमें जो हमारे प्रतिभागी हैं उनका जुड़ाव भी हमारे साथ पूरे समय तक रहता है। अब जो एक समय है इस संगोष्ठी का, वो भी एक लिमिटेड होता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो 2-3 घंटे में हम कंसंट्रेशन बना के बैठ सकते हैं वहाँ पर, सुन सकते हैं। तो ये जो हमारी फिजिकल हमारे सम्मेलन हो रहे थे, फिजिकल हमारी कार्यशालाएं और सेमिनार हो रहे थे, उससे भी अच्छे परिणाम इस वेब गोष्ठी के माध्यम से आएंगे। और मैं हालांकि वो फिजिकल जो हमारे सेमिनार होंगे उनका अलग योगदान होगा, परंतु हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, विचार मंथन के लिए इस प्रकार की परंपरा को जारी रखें। और मैं एक बार फिर से हिंदुस्तानी अकादमी को बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि वो इस परंपरा को बनाए रखें। जैसे मुझे पता चला कि आदरणीय श्री पाठक जी आज प्रोग्राम करने वाले हैं, मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया और उनसे लिंक मैंने मांगा कि मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो ये बहुत अच्छी पहल आपने की है, और जो हमारा पत्रिका है वो भी PDF फॉर्म में आप उसको भी अपने वेबसाइट के थ्रू लाइव करते रहें, तो सब लोग उसको पढ़ते भी रहेंगे और उससे काफ़ी हम बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को अपने साथ में जोड़ पाएंगे। अभी झांसी में जो हमने एक वेब गोष्ठी किया था, उसमें आपसे योग दिवस के ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास 1809 एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन उसमें आ गए थे। हालांकि हमारा सिस्टम भी इतना अलाउ नहीं कर रहा था, फिर उसको दूसरे माध्यम से उसको एकोमोडेट किया गया। और इसमें पार्टिसिपेंट्स भी हम बहुत ज़्यादा जोड़ पाएंगे, और समय भी हमारा सीमित होता है, क्योंकि ये सबके लिए संभव नहीं होता कि वो सुबह से लेकर शाम तक का समय हमें दे पाए। और सीमित समय में गंभीर विचार मंथन जो होता है, और भारतीय भाषाओं के लिए हमें निश्चित रूप से ये प्रयास करने होंगे कि अधिक से अधिक साहित्य इन भाषाओं में उपलब्ध हो। बहुत अधिक समय नहीं मैं लूँगा और अपनी बात को ही विराम करूँगा। एक बार फिर आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और पाठक जी को विशेष रूप से आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। और आपने कहा कि जिस तरह से ये वेबिनार और ये गोष्ठियां चलती रहें, निश्चित रूप से इस तरह की गोष्ठियां चलती रहेंगी, आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। हमने बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि हम उन्हीं विषयों को चुनते हैं, हमने कहा कि 8वीं जो हम वेबिनार करेंगे वो 8वीं अनुसूची को लेकर करेंगे। एक वेबिनार हमारी त्रिभाषा सूत्र को लेकर होगी, एक वेबिनार हमारी जो होगी वो शिक्षा नीति को लेकर होगी, एक हमारा शिक्षा का माध्यम क्या हो उसके ऊपर होगी, एक हमारी इंग्लिश जो हमारी हो रही है, इंग्लिश और रोमन लिपि की जो बात है उसको लेके होगी, देवनागरी लिपि पर आने वाला जो संकट है उसके ऊपर होगी। हमने पूरा अपना एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमारी वेबिनार होनी है। और ये बहुत ऐसे विषय हैं जिनको विषय की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, कहीं हो पाती है। तो ऐसे विषयों को हमने चयन किया है जिन विषय के ऊपर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और हम समय समय पर इनका आयोजन करते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ संताली भाषा के जो लेखक हैं आदरणीय सुनील बादल जी, जो रांची से हमारे बीच हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कृपया आए और जो भी संक्षिप्त में अपना विचार हमें रखना चाहें यहाँ पर। आपका स्वागत है श्री सुनील बादल। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के इस पटल पर आपका स्वागत है। पहली बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये हमारा हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का मंच है, हमारा ये परिवार है। ये शिक्षक प्रकोष्ठ की वेबिनार चल रही है, और आपके लेखों से आप हमेशा इस पत्रिका को लाभान्वित करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। हर अंक में कहीं ना कहीं आपके कुछ लेख आते रहते हैं। ये बहुत बेहतरीन लेख आपने भेजा है कि 8वीं अनुसूची में आने के बाद भी विलुप्त होने के खतरे में है संताली भाषा। ये एक नई दिशा देगी उन लोगों के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं ऐसी भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए कि भाषाएं कभी
अनुसूचियों में सम्मिलित होने के बाद बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं हो जाती। उनको संरक्षण के लिए हमें जमीन से पानी देना पड़ता है, उनको जड़ों को सींचना पड़ता है। मैं आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं आपके वक्तव्य के लिए। आदरणीय सुनील बादल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के परिवार के सभी जो आदरणीय संचालक हैं, जो स्थापक हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को सम्मान देते हुए जो मैंने लिखा है उसी के संदर्भ में मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि आमतौर पर हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं और जब शामिल हो जाते हैं उसके बाद एक संकट ये होता है उसका प्रयोग कितना हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में चिंता नहीं। 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जितने प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास कई बार देखा जाता है इसलिए लोग करते हैं कि उनको एक बड़ी मान्यता मिल जाए, उनका थोड़ा वर्चस्व हो जाए, नौकरियां उसमें बहुत ज्यादा मिल जाए और जो उसमें सक्रिय लोग हैं उनको एक मान सम्मान मिल जाए। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं पहुंचती है कि अगर हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करें, अभी देखा ये जा रहा है कि संताली हो या अन्य जो झारखंड में 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी खास तौर पर जो जनजातीय भाषाएं हैं या जो बोलियां हैं उनको प्रयोग करने में लोग हिचकते हैं, शर्माते हैं या कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। कई बार आपस में जब दो एक ही भाषा भाषी लोग मिलते हैं तो वो या तो हिंदी का प्रयोग करते हैं या ज्यादातर आज के दिन अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें जागरूक, पढ़ा लिखा और आधुनिक व्यक्ति समझा जाए। बहुत सारे लोगों ने तो जो संताली भाषा भाषी हैं या इस तरह के और भी लोग हैं उन्होंने अपना टाइटल भी गायब कर दिया है ताकि कहीं उनको ये नहीं पहचान ले लो कि ये भाषा बोलते। तो इस तरह की हीन भावना अगर होगी और अपने बच्चों को हम वो भाषा नहीं सिखाएंगे तो वो भाषा जीवित कैसे रहेगी और उसका प्रयोग कैसे बढ़ेगा। कमोबेश हमें लगता है कि हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसको भी राष्ट्रभाषा बनने में यही सबसे बड़ी बाधा है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं ताकि हमें एक आधुनिक व्यक्ति समझा जाए और हमें माना जाए कि हम साहबी जो परंपरा है उसके वाहक हैं। और अगर हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है हमें हीन समझा जाए, हमें दूसरों से कमतर आंका जाए। कई बार नौकरियां जो मिलती हैं वो अंग्रेजी भाषा भाषी जो लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर मिलती हैं और यही कारण है कि भाषाएं जो है वो खतरे में हैं। लिपियों की बात अभी हो रही थी,